दिल्ली के सबसे भव्य गिरजाघर सेंट जोसेफ कैथेड्रल में उस दिन एक अनोखी चमक थी, मानो सूरज की किरणें सोने की तरह दीवारों पर नाच रही थीं। फूलों की मालाएं, लटकते हुए झाड़ फानूस और हवा में तैरती गुलाब की खुशबू ने माहौल को किसी स्वर्गिक उत्सव जैसा बना दिया था। घंटियों की मधुर ध्वनि और मेहमानों की हंसी मजाक से पूरा हॉल गुलजार था। विक्रम मेहरा, दिल्ली के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून, अपनी कलाई पर बंधी रेशमी कुर्ते की सिलवटें ठीक कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खुशी की या शायद कुछ और। उनकी होने वाली दुल्हन नंदिनी धीरे धीरे गलियारे से चल रही थी। उसका लहंगा लाल और सुनहरे रंग का फर्श पर बिछी गुलाब की पंखुड़ियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा था। हर कोई इस भव्य शादी का गवाह बनने को उत्सुक था। लेकिन तभी जब पादरी ने अपनी बाइबल खोली और आशीर्वाद के शब्द बोलने को तैयार हुआ, एक तीखी बचकानी चीख ने पूरे हॉल को चीर दिया। इस शादी को रोको! सन्नाटा। घंटियां थम गईं, मेहमानों की हंसी हवा में जम गई। सभी की नजरें एक साथ मुड़ गईं। गिरजाघर के विशाल दरवाजे पर एक पतला दुबला लड़का खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए, पैर धूल से सने और चेहरा गंदगी से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो किसी हीरे से भी ज्यादा चमक रही थी। विक्रम का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उनकी मुट्ठियां भींच गईं, नंदिनी की सांसें रुक गईं और उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता कांपने लगा। वो इनसे शादी नहीं कर सकती, लड़के ने फिर कहा, इस बार और जोर से। उसकी आवाज में डर था, लेकिन एक अटल दृढ़ता भी। मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये कौन है? इसे अंदर किसने आने दिया? सुरक्षा गार्ड कहां है? विक्रम ने गुस्से से एक कदम आगे बढ़ाया। उनका चेहरा लाल हो रहा था। किसने इस भिखारी को अंदर घुसने दिया? इसे बाहर निकालो, उन्होंने चिल्लाकर कहा। 2 सुरक्षा गार्ड लड़के की ओर बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, लड़के ने कुछ ऐसा कहा जो सबको स्तब्ध कर गया। क्योंकि मुझे पता है इन्होंने मेरी मां के साथ क्या किया था। आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्द तीर की तरह चुभे। नंदिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से गुलदस्ता फर्श पर गिर गया। विक्रम जैसे पत्थर बन गए। पादरी ने बाइबल बंद कर दी। मेहमानों की फुसफुसाहट अब जिज्ञासा से भय में बदल गई। लड़का वहीं खड़ा रहा, कांपता हुआ, लेकिन अपनी जगह से हिला नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे जो धूल भरे गालों पर धारियां बना रहे थे। नंदिनी ने विक्रम की ओर देखा, सवालों से भरी नजरों से। विक्रम ने नजरें चुरा लीं। उसी पल पूरा गिरजाघर एक भारी घुटन भरी खामोशी में डूब गया। लड़के ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज अब सिसकियों में बदल रही थी। मेरी मां का नाम कविता था। और फिर सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि दिल की धड़कनें भी सुनाई देने लगीं। उस सुबह जब दिल्ली की सड़कों पर धूप की पहली किरणें अब भी फैलनी शुरू ही हुई थीं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक छोटा सा लड़का अपनी फटी हुई चादर को गले से लगाए सो रहा था। ठंडी सीमेंट की फर्श उसका बिस्तर थी और स्टेशन की छत उसका घर। उसका नाम था किशन। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया, किसका था या उसकी कहानी क्या थी। बस इतना पता था कि वह अकेला था, बिल्कुल अकेला। सुबह की भीड़ बढ़ने लगी और किसी यात्री के पैर की ठोकर से किशन की नींद टूट गई। उसने आंखें मलीं और उठकर बैठ गया। उसके पास कल की बची हुई सूखी रोटी का एक टुकड़ा पड़ा था और थोड़ी दूर पर एक फटा हुआ अखबार हवा में उड़ रहा था। किशन ने उस अखबार को पकड़ा और जैसे ही उसने पन्ना खोला, उसकी सांसें थम गईं। वहां पूरे पेज पर एक तस्वीर थी, विक्रम मेहरा और नंदिनी की। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, दिल्ली की सबसे बड़ी शादी, विक्रम मेहरा और नंदिनी का मिलन। आज मन किशन की उंगलियां कांपने लगीं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं, हालांकि सुबह की हवा ठंडी थी। उसने तस्वीर को गौर से देखा। विक्रम की वह मुस्कान, वह आत्मविश्वास भरी आंखें, वह महंगा सूट, कुछ तो था उस चेहरे में जो उसे जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन साथ ही नफरत से भी भर देता था। उसके दिमाग में अचानक उसकी मां की आवाज गूंजी, वह कमजोर टूटी हुई आवाज जो उसने आखिरी बार तब सुनी थी जब मां बुखार में तड़प रही थी। किशन, बेटा, अगर तुम कभी उसे देखो तो सच बता देना, वादा करो, सच बता देना।
मां के चेहरे पर आंसू थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह जानती थी कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे। किशन ने अखबार को अपनी छाती से लगा लिया। उसके अंदर कुछ जल रहा था, गुस्सा, दर्द और एक अजीब सी जिद। वह नहीं जानता था कि क्या करना है, लेकिन एक बात तय थी, वह चुप नहीं रह सकता था। उसने अपनी जेब से 3 रुपये निकाले, जो पूरे दिन की भीख में मिले थे, और पास की चाय की दुकान से एक ब्रेड का पैकेट खरीद लिया। उसने जल्दी जल्दी 2-3 टुकड़े खाए और फिर भागना शुरू कर दिया। पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली, फिर कनॉट प्लेस की ओर। उसके नंगे पैर गर्म सड़कों पर जल रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ रहे थे, कुछ ने उसे धक्का भी दिया, लेकिन किशन का ध्यान सिर्फ एक जगह पर था, सेंट जोसेफ कैथेड्रल। जब वह वहां पहुंचा, दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे। उसकी सांसें फूल रही थीं, पैरों में छाले पड़ गए थे और गला सूख रहा था। लेकिन गिरजाघर के बाहर की चमक दमक देखकर उसके अंदर का गुस्सा और भड़क उठा। बाहर सैकड़ों चमकदार कारें खड़ी थीं, सुरक्षा गार्ड हर जगह तैनात थे, रेड कारपेट बिछा हुआ था और लोग महंगे कपड़ों में अंदर जा रहे थे। किशन ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि अगर वह सीधे अंदर जाने की कोशिश करेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा, इसलिए उसने पीछे का रास्ता ढूंढा। गिरजाघर के पिछले हिस्से में एक छोटी सी खिड़की थी जो आधी खुली थी। किशन ने वहां से अंदर झांका। हॉल भरा हुआ था, संगीत बज रहा था और दूल्हा दुल्हन मंडप की ओर बढ़ रहे थे। उसने खिड़की से अंदर कूदने की कोशिश की, लेकिन गिर गया। उसके घुटने छिल गए, लेकिन वह उठा और धीरे धीरे हॉल की ओर बढ़ा। और फिर जब पादरी ने बाइबल खोली, किशन ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, इस शादी को रोको। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि उसने चिल्लाया। असली झटका तब लगा जब हॉल के एक कोने में खड़ी एक बुजुर्ग महिला, जो बूफे की सर्विस में काम कर रही थी, ने किशन का चेहरा देखा और उसके हाथ से ट्रे गिर गई। प्लेटें धड़ाम से फर्श पर बिखर गईं। उस महिला की आंखों में सदमा था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह कांपते हुए बोली, इतनी धीमी आवाज में कि सिर्फ पास खड़े लोग सुन सकें, हे भगवान, यह तो कविता दीदी का बेटा है, विक्रम मेहरा। यह नाम दिल्ली में किसी परिचय का मोहताज नहीं था। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपती थीं, स्कूलों का उद्घाटन करते हुए, गरीबों को राशन बांटते हुए, अस्पतालों में मशीनें दान करते हुए। लोग उन्हें दिल्ली का हीरो कहते थे। उनकी परोपकारिता की कहानियां हर गली मोहल्ले में गूंजती थीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस चमकदार छवि के पीछे कितना अंधेरा छुपा था। 20 साल पहले विक्रम कोई बड़े व्यापारी नहीं थे। वह लखनऊ की गलियों में एक साधारण सेल्समैन थे, जो घर घर जाकर स्टील के बर्तन बेचते थे। रात को एक छोटी सी झुग्गी में सोते और कई बार भूखे पेट ही दिन गुजारना पड़ता। तभी उनकी मुलाकात हुई कविता से। कविता एक साधारण सी लड़की थी, जो गांव से शहर आई थी और एक छोटी सी सिलाई की दुकान में काम करती थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसकी मुस्कान में इतनी मिठास कि विक्रम का दिल पहली मुलाकात में ही पिघल गया। कविता ने उसे तब देखा जब वह भूख से बेहाल एक दुकान के बाहर बैठा था। उसने अपने टिफिन से रोटी निकालकर विक्रम को दी, बिना कुछ पूछे। उस दिन से दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया, धीरे धीरे, चुपके से, लेकिन गहरा। वे साथ में सपने देखते, एक छोटा सा घर, एक छोटी सी दुकान और एक साथ बिताई जाने वाली जिंदगी। कविता कहती, विक्रम, मुझे महल नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। और विक्रम हंसकर जवाब देता, एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा कविता, वादा है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन विक्रम को एक बड़े व्यापारी श्री गुप्ता का फोन आया। दिल्ली के एक धनी उद्योगपति ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। विक्रम को यकीन नहीं हुआ कि इतने बड़े आदमी को उससे क्या काम हो सकता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो पता चला कि गुप्ता को एक भरोसेमंद आदमी चाहिए था, जो उनके दिल्ली के कारोबार को संभाल सके। उन्होंने विक्रम की मेहनत और ईमानदारी के बारे में सुना था। वे उसे एक मौका देना चाहते थे, एक ऐसा मौका जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन इस मौके के साथ एक शर्त थी। गुप्ता ने साफ कहा, विक्रम, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरे समाज में रिश्ते मायने रखते हैं। मेरी बेटी शिखा है। अगर तुम उससे शादी कर लो तो ये बिजनेस तुम्हारा है, वरना तुम वही बर्तन बेचने वाला विक्रम रह जाओगे।
विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घर लौटकर कविता को सब बताया। कविता ने तब तक उसे एक बात नहीं बताई थी, वह गर्भवती थी, 2 महीने की। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वह रात भर सोया नहीं। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, कविता और अपने बच्चे को छोड़कर सफलता चुनूं या गरीबी में कविता के साथ रहूं। और फिर विक्रम ने वह फैसला लिया जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गया। उसने गुप्ता की शर्त मान ली। उसने कविता को एक चिट्ठी लिखी, कुछ पैसे छोड़े और चला गया। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कविता रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन विक्रम नहीं लौटा। साल बीतते गए। वह गुप्ता का भरोसेमंद पार्टनर बन गया। शिखा से शादी के बाद उसे पूरा बिजनेस मिल गया। वह अमीर हो गया, मशहूर हो गया। लेकिन रात में जब वह अकेला होता तो कविता की आवाज सुनाई देती, तुमने वादा किया था विक्रम। और आज इस गिरजाघर में जब उसने कविता नाम सुना तो उसका पूरा शरीर जम गया। सालों से दबाया हुआ अपराध बोध एक पल में उबल कर बाहर आ गया। विक्रम ने नंदिनी की ओर देखा, अपनी होने वाली दूसरी पत्नी। नंदिनी की आंखों में एक सवाल था, एक गहरा डरावना सवाल। विक्रम, कविता कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। नंदिनी कोई साधारण लड़की नहीं थी। बाहर से देखने में वह एक साधारण स्कूल टीचर लगती थी। सफेद सलवार कमीज, बालों में सादी क्लिप और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। क्योंकि नंदिनी की अपनी कहानी थी जिसे उसने आज तक किसी से साझा नहीं किया था, यहां तक कि विक्रम से भी नहीं। 5 साल पहले जब नंदिनी ने अपनी नौकरी शुरू की थी, वह किसी बड़े स्कूल में नहीं बल्कि दिल्ली के एक छोटे से अनाथालय आशा भवन में पढ़ाती थी। वहां लगभग 50 बच्चे रहते थे, सभी अलग अलग उम्र के, सभी अपने अपने दर्द लिए हुए। कुछ को माता पिता ने छोड़ दिया था, कुछ अनाथ हो गए थे और कुछ की कहानियां इतनी दर्दनाक थीं कि सुनकर दिल दहल जाता था। नंदिनी उन बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह सिर्फ उन्हें पढ़ाती नहीं थी बल्कि उनकी मां बनने की कोशिश करती थी। रात को जब बच्चे सोते, वह हर एक के पास जाकर उनके माथे को चूमती और कहती, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। लेकिन एक बच्चा था जो नंदिनी के दिल में सबसे खास जगह रखता था, किशन। जब किशन पहली बार अनाथालय आया था तब वह सिर्फ 4 साल का था। सिस्टर मैरी उसे एक पुलिस स्टेशन से लेकर आई थीं। बच्चा इतना कमजोर था कि हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाए। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटों के निशान थे और आंखों में एक ऐसा खालीपन था जो किसी 4 साल के बच्चे में नहीं होना चाहिए। वह बोलता नहीं था, किसी से नजरें नहीं मिलाता था, बस एक कोने में बैठकर दीवार को घूरता रहता था। नंदिनी ने उसे अपने पास बैठाया, धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, डरो मत बेटा, यहां कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। किशन ने पहली बार उसकी ओर देखा और फिर अचानक नंदिनी की गोद में सिर रखकर रो पड़ा। वह बिलख बिलख कर रोया, जैसे सालों का दर्द एक पल में बाहर निकल रहा हो। उस दिन के बाद किशन नंदिनी की परछाई बन गया। जहां नंदिनी जाती, किशन उसके पीछे पीछे चलता। रात को जब नंदिनी अनाथालय छोड़कर जाती, किशन खिड़की से उसे जाते देखता और रोता। सिस्टर मैरी ने एक बार नंदिनी से कहा था, बेटी, वह लड़का तुमसे बहुत जुड़ गया है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। एक दिन तुम्हें यहां से जाना होगा और तब। लेकिन नंदिनी ने कभी उस दिन के बारे में नहीं सोचा। वह बस किशन को खुश देखना चाहती थी। वह उसके लिए चॉकलेट लाती, कहानियां सुनाती और रात को सोते वक्त लोरी गाती। धीरे धीरे किशन बोलने लगा, हंसने लगा। लेकिन रात में जब अंधेरा होता, वह चिल्लाकर उठ जाता, मां, मां। नंदिनी दौड़कर उसके पास जाती, उसे गले लगाती और तब तक बैठी रहती जब तक वह फिर से सो नहीं जाता। 2 साल बीत गए। फिर एक दिन नंदिनी को एक बड़े स्कूल में नौकरी का ऑफर मिला। अच्छा वेतन, बेहतर भविष्य। उसने मना करने की सोची, लेकिन सिस्टर मैरी ने जोर दिया, बेटी, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम यहां हमेशा नहीं रह सकती। जिस दिन नंदिनी ने किशन को बताया कि वह जा रही है, किशन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ दीदी, मैं अच्छा बनूंगा, वादा। नंदिनी ने रोते हुए उसे गले लगाया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी किशन, और एक दिन मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। जिंदगी की भागदौड़ में नंदिनी खो गई और किशन
किशन को एक दिन अनाथालय से गायब पाया गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। नंदिनी ने उसे ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और आज इस गिरजाघर में जब नंदिनी ने उस भिखारी लड़के का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किशन, उसके होठों से धीरे से निकला। विक्रम ने घबराकर कहा, नंदिनी, यह सब एक साजिश है, यह लड़का झूठ बोल रहा है। लेकिन नंदिनी उसकी बात सुन नहीं रही थी। उसकी नजरें सिर्फ किशन पर टिकी थीं। और तभी मेहमानों की भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला आगे आई। उसके कपड़े सादे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखों में आंसू। वह नंदिनी के सामने रुकी और कांपती आवाज में बोली, मैं कविता हूं और यह लड़का तुम्हारा सौतेला बेटा है। कविता का चेहरा समय के थपेड़ों से भरा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, बाल सफेद हो चुके थे और हाथों की त्वचा खुरदरी थी। लेकिन उसकी आवाज में वही ताकत थी जो सिर्फ एक मां के पास होती है, अपने बच्चे के लिए लड़ने की ताकत। गिरजाघर में सभी उसे घूर रहे थे, लेकिन कविता को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी नजरें सिर्फ विक्रम पर टिकी थीं, उस आदमी पर जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। नंदिनी की सांसें तेज हो गई थीं। उसने कविता की ओर देखा, फिर विक्रम की ओर, फिर किशन की ओर। सब कुछ इतनी तेजी से घट रहा था कि उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। सौतेला बेटा, नंदिनी ने धीरे से दोहराया, जैसे वह शब्दों का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। कविता ने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन आरोप नहीं, बस एक सच्चाई जो बहुत देर से दबी हुई थी। 20 साल पहले जब विक्रम ने मुझे छोड़ा था, मैं 2 महीने की गर्भवती थी। उसने मुझे कुछ पैसे दिए और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था कि वह आगे बढ़ना चाहता है और मैं उसके रास्ते में रुकावट हूं। कविता की आवाज टूट गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैंने उस चिट्ठी को फाड़कर फेंक दिया। मैंने सोचा शायद वह लौट आएगा, शायद उसे एहसास होगा, लेकिन वह कभी नहीं लौटा। गिरजाघर में सन्नाटा था। कुछ महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए थे। विक्रम ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, लेकिन कविता ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने अपने बेटे को अकेले पाला विक्रम। मैंने झुग्गियों में काम किया, कपड़े धोए, बर्तन मांजे, फर्श पोंछे। कभी कभी खाना नहीं होता था तो मैं अपना हिस्सा किशन को दे देती थी और खुद भूखी सो जाती थी। किशन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कभी अपनी मां को इस तरह अपनी कहानी सुनाते नहीं सुना था। कविता ने आगे कहा, जब किशन 6 साल का था, हमें झुग्गी से निकाल दिया गया। सरकार ने वह जगह तोड़ दी। हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। मैं किशन को लेकर स्टेशन पर रहने लगी। वहां कुछ बुरे लोग थे। एक रात जब मैं काम से लौटी, किशन गायब था। नंदिनी का दिल बैठ गया। उसे याद आया वह रात जब पुलिस किशन को अनाथालय लेकर आई थी। सिस्टर मैरी ने बताया था कि उसे स्टेशन से बचाया गया था। कविता ने कहा, मैंने उसे महीनों तक ढूंढा, हर पुलिस स्टेशन, हर अनाथालय, हर अस्पताल, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मुझे लगा मैंने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। और फिर किस्मत का खेल देखिए। 3 साल पहले मुझे एक बड़े घर में नौकरी मिली, सफाई और खाना बनाने का काम। वह घर बहुत शानदार था और जब मैंने वहां के मालिक को देखा तो मेरी सांसें रुक गईं। वह विक्रम था, वही विक्रम जो मुझे बर्बाद करके अब दिल्ली का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। विक्रम का चेहरा पसीने से तर हो गया। उसने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। कविता ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा भगवान मुझे आजमा रहे हैं। क्या मैं चुप रहूंगी और अपनी नौकरी बचाऊंगी, या सच सामने लाऊंगी और फिर से गरीबी में गिर जाऊंगी? मैंने चुप रहना चुना। मैं हर दिन उस घर में काम करती, उसकी सफाई करती, उसका खाना बनाती और देखती कि वह लोगों को झूठी नेकी दिखाता है। नंदिनी को जी मिचलाने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किस आदमी से शादी करने जा रही थी। कविता ने फिर बोलना शुरू किया, लेकिन जब मुझे पता चला कि विक्रम शादी करने वाला है और वह भी उस महिला से जिसने मेरे बेटे की देखभाल की थी अनाथालय में, तो मैं चुप नहीं रह सकी। मैंने किशन को ढूंढना शुरू किया और 2 हफ्ते पहले मुझे वह स्टेशन पर मिल गया। किशन ने अपनी मां की ओर देखा। कविता की आंखों में प्यार और दर्द दोनों थे। मैंने उसे सब कुछ बताया और फिर हमने तय किया कि यह झूठ अब और नहीं चलेगा।
विक्रम ने आखिरकार अपनी आवाज पाई। उसने कांपते हुए कहा, कविता, मैं माफी मांगता हूं। मैं जवान था, मूर्ख था। मुझे नहीं पता था कि। कविता ने चीख कर कहा, तुम्हें पता था कि मैं गर्भवती हूं। तुम्हें पता था कि तुम एक मासूम बच्चे को अनाथ बना रहे हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे, शोहरत चाहिए थी। नंदिनी के हाथों से उसका गुलदस्ता गिर गया। उसने विक्रम की ओर देखा, वह आदमी जिससे वह प्यार करती थी, जिसे वह एक अच्छा इंसान मानती थी। विक्रम ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। नंदिनी, प्लीज मुझे समझाने का मौका दो। लेकिन उससे पहले किशन ने धीरे से कहा, आप मुझसे नफरत कर सकते हैं विक्रम अंकल, लेकिन एक बात है जो आप मेरी मां के बारे में नहीं जानते। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। किशन के शब्दों ने उसे जड़ कर दिया था। पूरे गिरजाघर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई, जैसे हवा भारी हो गई हो। मेहमान एक दूसरे की ओर देख रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ अपने फोन निकालकर रिकॉर्ड करने लगे थे। यह सिर्फ एक शादी नहीं रह गई थी, यह एक तमाशा बन गई थी। चूंकि मूल कहानी बहुत लंबी थी और आपने शब्द संख्या को उसी के बराबर रखने का अनुरोध किया था, मैं कहानी को विस्तार देता रहूंगा, लेकिन इस जवाब में मैं इसे एक उचित बिंदु तक ले जाऊंगा और अधूरा छोड़ दूंगा। अगर आप और विस्तार या किसी खास दिशा में कहानी को ले जाना चाहते हैं तो कृपया मुझे बताएं। सेंट जोसेफ कैथेड्रल में उस पल की खामोशी इतनी गहरी थी कि हवा भी थम सी गई थी। किशन के शब्द, आप मुझसे नफरत कर सकते हैं विक्रम अंकल, लेकिन एक बात है जो आप मेरी मां के बारे में नहीं जानते, हॉल में गूंज रहे थे। विक्रम का चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वह जानता हो कि जो सच सामने आने वाला है वह उसकी दुनिया को और भी हिला देगा। नंदिनी की सांसें तेज थीं और उसकी नजरें किशन और कविता के बीच झूल रही थीं। मेहमानों की भीड़ अब बेचैन थी। कुछ लोग अपने फोन पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे और कुछ चुपचाप यह तमाशा देख रहे थे। किशन ने एक गहरी सांस ली। उसकी छोटी सी काया कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व थी। उसने कविता की ओर देखा, जैसे उससे मूक अनुमति मांग रहा हो। कविता ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ सिर हिलाया। किशन ने फिर से बोलना शुरू किया, जब मैं छोटा था मां ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरे पिता कौन हैं, लेकिन एक रात जब वह बीमार थी, तेज बुखार में तड़प रही थी, उसने मुझे अपने पास बुलाया। उसके हाथ इतने ठंडे थे कि मुझे डर लग रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, किशन, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें यह सच जानना जरूरी है। विक्रम के पैर कांपने लगे। वह समझ गया था कि जो आने वाला है वह न केवल उसकी साख बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को चुनौती देगा। नंदिनी ने कविता की ओर देखा और फिर किशन की ओर। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, लेकिन वह अभी भी इस सच्चाई को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। किशन की आवाज अब लड़खड़ा रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। मां ने मुझे बताया कि मैं उसका असली बेटा नहीं हूं। हॉल में एक सामूहिक सांस की आवाज गूंजी। नंदिनी का मुंह खुला रह गया। विक्रम का चेहरा ऐसा था जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। मेहमानों की फुसफुसाहट अब और तेज हो गई थी और कुछ लोग अपने स्थान से उठकर और करीब आने की कोशिश करने लगे। किशन ने अपनी बात जारी रखी। मां ने कहा कि जब वह लखनऊ में रहती थी, एक रात उसे सड़क के किनारे एक महिला मिली थी। एक महिला बेहोश थी और वह गर्भवती थी। मां ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस महिला ने मुझे जन्म दिया और फिर वह मर गई। नंदिनी ने अपने मुंह को दोनों हाथों से ढक लिया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। कविता भी चुपचाप रो रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। किशन ने आगे कहा, मां ने मुझे गोद ले लिया। उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया। उसने मुझे अपना बेटा बना लिया और जब विक्रम अंकल ने उसे छोड़ा तब भी उसने मुझे अपने साथ रखा। उसने मुझे कभी अनाथ महसूस नहीं होने दिया। विक्रम का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, कविता, यह सच है? कविता ने सिर हिलाया। हां विक्रम, और तुम्हें यह बात पता थी। मैंने तुम्हें उस रात बताया था जब मैंने किशन को गोद लिया था। तुमने कहा था, यह अच्छा किया तुमने, लेकिन जब तुम्हें अपना मौका मिला
तुमने हमें छोड़ दिया, न असली बेटे की तरह, न सौतेले की तरह, बस एक बोझ की तरह। विक्रम को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई। वह अपने घुटनों पर गिर गया। उसकी महंगी शेरवानी धूल में सन गई। वह किशन को देख रहा था, उस लड़के को जो कभी उसका बेटा हो सकता था। नंदिनी पीछे हट गई। उसका दिमाग इस सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था। वह जानती थी कि किशन अनाथ था, लेकिन यह उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। किशन ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला। वह पीला पड़ चुका था, किनारे फटे हुए थे। ये मां ने लिखा था, उस महिला के बारे में जो मर गई थी, मेरी असली मां के बारे में। किशन ने वह कागज विक्रम की ओर बढ़ाया। विक्रम ने कांपते हाथों से वह कागज लिया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसका चेहरा और भी पीला पड़ता गया। उसके हाथों से कागज गिर गया। वह खड़ा हुआ, लड़खड़ाता हुआ, और नंदिनी की ओर देखा। लेकिन नंदिनी भी उसी कागज को देख रही थी जो अब हवा में उड़कर उसके पैरों के पास आ गिरा था। नंदिनी ने झुककर वह कागज उठाया। उसने पढ़ना शुरू किया और फिर उसके हाथ से वह कागज फिसल गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसके होंठ कांप रहे थे। उस कागज पर लिखा था एक नाम, उस मरी हुई महिला का नाम, और वह नाम नंदिनी की बहन का था, सान्या। नंदिनी के होठों से यह नाम धीरे से निकला, इतना धीमा कि शायद किसी ने सुना भी न हो। सान्या, उसकी बड़ी बहन जो 17 साल पहले घर से भाग गई थी। परिवार ने उसका नाम लेना बंद कर दिया था। नंदिनी तब सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन उसे वह रात याद थी जब सान्या खिड़की से कूदकर भाग गई थी। उसके पिता ने कहा था, अब वह हमारी बेटी नहीं रही। और फिर कभी कोई खबर नहीं आई। नंदिनी का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने किशन की ओर देखा, उस लड़के को जिसे उसने अनाथालय में पाला था, जिसे उसने अपना समझा था। तुम मेरे भांजे हो। उसकी आवाज टूट गई। किशन भी सदमे में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कविता ने आगे बढ़कर नंदिनी का हाथ पकड़ा। बेटी, मुझे नहीं पता था, मुझे सचमुच नहीं पता था कि वह तुम्हारी बहन थी। विक्रम वहां खड़ा था, पत्थर की मूर्ति की तरह। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा भावहीन, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा था। सब कुछ जुड़ रहा था, हर झूठ, हर रहस्य, हर छुपाई हुई सच्चाई। नंदिनी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में जो था वह नफरत से भी बदतर था। वह निराशा थी। तुम्हें पता था? नंदिनी ने पूछा, अपनी आवाज में एक खतरनाक शांति लिए हुए। विक्रम ने सिर हिलाया। हां, बस एक शब्द, लेकिन उसने सब कुछ खत्म कर दिया। नंदिनी के होठों से एक कड़वी हंसी निकली। तुम्हें पता था कि कविता ने एक बच्चे को गोद लिया था? तुम्हें पता था कि वह बच्चा किसका था? और फिर भी तुमने उन्हें छोड़ दिया। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं डर गया था नंदिनी। मुझे मौका मिल रहा था अमीर बनने का, सफल होने का, और मैंने सोचा कि अगर मैं पीछे मुड़कर देखूंगा तो सब कुछ खो दूंगा। तो तुमने उन्हें खो दिया, नंदिनी ने ठंडी आवाज में कहा। तुमने कविता को खो दिया, किशन को खो दिया, और अपनी इंसानियत को भी खो दिया। उसने अपनी शादी की चूड़ियां उतारी और जमीन पर फेंक दीं। कांच की चूड़ियां टूटकर बिखर गईं, ठीक वैसे ही जैसे उसके सपने। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती विक्रम। तुम वो इंसान नहीं हो जिसे मैं प्यार करती थी। शायद तुम कभी थे ही नहीं। गिरजाघर में खड़े मेहमान अब खुलकर फुसफुसा रहे थे। कुछ लोग निकलने लगे थे, कुछ अपने फोन पर वीडियो बना रहे थे। बाहर मीडिया वाले जमा हो गए थे, कैमरे और माइक्रोफोन की भीड़। दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला अगले दिन की सुर्खियां बनने वाला था। लेकिन इस सब के बीच किशन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी उदासी। उसने विक्रम की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता। विक्रम ने अचानक किशन की ओर देखा। किशन ने आगे कहा, क्योंकि तुम सिर्फ एक बुरे इंसान नहीं हो, तुम एक डरे हुए इंसान हो। तुमने गलत चुनाव किया, लेकिन मां ने सही चुनाव किया। उसने प्यार चुना, उसने मुझे चुना। कविता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने बेटे के पास गई और उसे गले लगा लिया। किशन ने कविता के कंधे पर सिर रख दिया और धीरे से कहा, मां, चलो यहां से चलते हैं।
ये जगह हमारी नहीं है। लेकिन कविता ने उसे रोका। नहीं बेटा, अभी एक बात और बाकी है। उसने नंदिनी की ओर देखा। बेटी, तुम्हारी बहन सान्या, उसने मरने से पहले कुछ कहा था। नंदिनी की सांसें रुक गईं। कविता ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटी सी चैन निकाली, सोने की पतली सी चैन जिसमें एक लॉकेट लटका हुआ था। यह उसके गले में थी। उसने मुझसे कहा था, अगर कभी मेरा परिवार मिले तो उन्हें बता देना कि मैंने उन्हें माफ कर दिया। नंदिनी ने कांपते हाथों से वह लॉकेट लिया। उसने इसे खोला। अंदर उसकी और सान्या की बचपन की तस्वीर थी। दोनों हंस रही थीं, बेफिक्र। नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। विक्रम वहां खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। अपनी टूटी हुई शादी, अपना बिखरा हुआ जीवन, अपनी खोई हुई इज्जत। उसने किशन की ओर हाथ बढ़ाया। किशन, बेटा, मैं। लेकिन किशन ने पीछे हटकर उसका हाथ हटा दिया। उसने धीरे से लेकिन मजबूती से कहा, आप मुझसे माफी मांग सकते हैं विक्रम अंकल, लेकिन यह नहीं बदलेगा कि आपने क्या किया। बाप वो नहीं होता जो वादे करता है, बाप वो होता है जो रुकता है। किशन ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और गिरजाघर के दरवाजे की ओर मुड़ा। वे धीरे धीरे बाहर की ओर चलने लगे, मां और बेटा साथ साथ। विक्रम ने उन्हें जाते हुए देखा। उसने चिल्लाकर कहने की कोशिश की, रुको, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। नंदिनी ने किशन और कविता को जाते देखा। फिर उसने विक्रम को देखा, उस आदमी को जो कभी उसकी दुनिया था। उसने वह लॉकेट अपने हाथ में कस लिया और चुपचाप गिरजाघर से बाहर चली गई। विक्रम अकेला रह गया, सोने के हॉल में, टूटे हुए सपनों के बीच, और उस चिट्ठी के साथ जो अब आधी फटी हुई जमीन पर पड़ी थी। 3 महीने बीत चुके थे। दिल्ली की गलियों में वह घटना अभी भी चर्चा का विषय थी। चाय की दुकानों पर, मेट्रो स्टेशनों पर, ऑफिस के लंच ब्रेक में विक्रम मेहरा का असली चेहरा अब हर जगह चर्चा में था। अखबारों में हफ्तों तक यही छपता रहा, दिल्ली के हीरो का पतन। उसके बिजनेस को धक्का लगा, कुछ साझेदारों ने साथ छोड़ दिया। समाज में जो इज्जत थी वह धूमिल हो गई। लेकिन सबसे बड़ा घाव वह था जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। विक्रम अब अपने विशाल बंगले में अकेला रहता था। नौकर चाकर थे, लेकिन कोई अपना नहीं। रात को जब वह सोने की कोशिश करता तो किशन की आवाज गूंजती, बाप वो होता है जो रुकता है। उसने कई बार फोन उठाकर कविता को कॉल करने की सोची, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। क्या कहता? माफी? माफी से क्या होता जब गुनाह इतना गहरा हो? एक सुबह विक्रम अपनी बालकनी में खड़ा चाय पी रहा था। नीचे सड़क पर जिंदगी चल रही थी। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की ओर बढ़ रहे थे, फेरी वाले अपनी आवाजें लगा रहे थे। और तभी उसे कुछ दिखा। पुरानी दिल्ली स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर एक छोटा सा लड़का फूल बेच रहा था। दूर से ही विक्रम ने उसे पहचान लिया, किशन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चाय का कप नीचे रखा और बिना सोचे समझे घर से बाहर भागा। उसने अपनी गाड़ी नहीं ली, ड्राइवर को नहीं बुलाया, बस भागता रहा। 10 मिनट बाद वह स्टेशन पहुंचा। सांसें फूल रही थीं, पसीने से तर। वहां प्लेटफॉर्म के बाहर किशन खड़ा था, हाथ में गुलाब के फूल लिए हुए। फूल लो साहब, ताजे फूल। विक्रम ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। किशन ने उसे देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ चमका, शायद गुस्सा, शायद दर्द। लेकिन फिर वह वापस अपने फूलों की ओर देखने लगा। विक्रम उसके सामने रुक गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। आखिरकार उसने कहा, कितने के हैं? किशन ने जवाब दिया, 10 रुपये का एक। विक्रम ने अपनी जेब से 1000 रुपये का नोट निकाला। सारे फूल दे दो। किशन ने सिर हिलाया। इतने फूलों की कीमत सिर्फ 500 रुपये है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने घुटनों पर बैठ गया, वहीं गंदे प्लेटफॉर्म पर, लोगों के बीच। किशन, उसने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह माफ करने लायक नहीं है। मैंने तुम्हारी मां को छोड़ा, तुम्हें छोड़ा, और अपनी इंसानियत को भी छोड़ दिया। उसका गला भर आया। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं अब भी तुम्हारा बाप बन सकता हूं, अगर तुम मुझे मौका दो। किशन चुप रहा। उसने अपनी मां की ओर देखा, जो थोड़ी दूर खड़ी सब देख रही थी। कविता की आंखों में आंसू थे।
वह धीरे धीरे आगे आई और विक्रम के सामने खड़ी हो गई। विक्रम, उसने कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुमने जो किया वह अक्षम्य है। उसने किशन के सिर पर हाथ रखा। लेकिन मेरा बेटा तुमसे बेहतर इंसान है, और अगर वह तुम्हें मौका देना चाहे तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। किशन ने गहरी सांस ली। उसने विक्रम के हाथ में एक फूल रखा और कहा, आप हर रोज यहां आया करो, मुझसे मिलो, मेरे साथ बैठो, मुझे अपनी कहानियां सुनाओ, और शायद एक दिन मैं आपको पापा बुला सकूं। लेकिन वह दिन तब आएगा जब मैं महसूस करूंगा कि आप सिर्फ अपराध बोध से नहीं बल्कि सच्चे प्यार से यहां आ रहे हैं। और उस दिन से विक्रम रोज आने लगा। सुबह 8 बजे पुरानी दिल्ली स्टेशन पर वह किशन के साथ बैठता, उसकी मदद करता, फूलों को सजाता, ग्राहकों से बात करता, कभी कभी बातें करता, पुरानी यादों को साझा करता। किशन शुरू में चुप रहता, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आने लगी। कविता दूर से देखती रहती, कभी मुस्कुराती, कभी आंखें पोंछती। नंदिनी भी कभी कभी आ जाती। वह अब किशन को अपने भांजे की तरह देखती थी, उसे स्कूल की किताबें लाकर देती, उसकी पढ़ाई पर ध्यान देती। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे घाव भरने लगे। 6 महीने बाद एक सुबह किशन ने विक्रम का हाथ पकड़ा और पहली बार कहा, चलिए पापा, आज मैं आपको अपना नया स्कूल दिखाता हूं। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने किशन को गले लगा लिया और फुसफुसाया, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। उस पल लगा जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है। कविता ने दूर से देखा और पहली बार मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान जिसमें दर्द की जगह अब थोड़ी सी उम्मीद थी। लेकिन किस्मत को शायद अभी और खेल खेलना था। एक शाम जब विक्रम और किशन स्टेशन से घर लौट रहे थे, विक्रम के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। आवाज एक वकील की थी, एक पुराना दोस्त जो अब दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। विक्रम, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, यह तुम्हारे अतीत से जुड़ा है, मिलना जरूरी है। विक्रम की सांसें थम गईं। उसने किशन की ओर देखा जो खुशी से फूलों का गुलदस्ता लिए चल रहा था, और सोचा कि क्या फिर से कोई तूफान आने वाला है। अगले दिन वकील के ऑफिस में विक्रम पहुंचा। वहां एक फाइल थी, पुरानी, धूल भरी। वकील ने कहा, यह तुम्हारी पहली पत्नी शिखा से जुड़ी है। शादी के बाद जो बिजनेस तुम्हें मिला था उसके कागजात में कुछ गड़बड़ी है। शिखा की मौत के बाद तुमने जो दावा किया था वह अधूरा था, और अब एक और वारिस का दावा आया है। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन? उसने पूछा। वकील ने फाइल खोली। एक महिला जो दावा कर रही है कि शिखा की मौत कोई हादसा नहीं थी, और उसके पास सबूत हैं। एक पुरानी डायरी जिसमें शिखा ने तुम्हारे बारे में कुछ लिखा है। अगर यह सच निकला तो न केवल तुम्हारा बिजनेस खतरे में है, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी। विक्रम को याद आया वह रात जब शिखा की मौत हुई थी, एक कार एक्सीडेंट जो हमेशा से संदिग्ध लगता था, लेकिन उसने कभी गहराई से नहीं सोचा, क्या यह सब कविता और किशन से जुड़ा है या कोई नया दुश्मन। विक्रम घर लौटा, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। अगली सुबह जब वह स्टेशन पहुंचा तो किशन इंतजार कर रहा था, लेकिन आज किशन की आंखों में कुछ अलग था। एक पत्र उसके हाथ में था जो किसी अनजान व्यक्ति ने दिया था। पत्र में लिखा था, सच्चाई अभी पूरी नहीं हुई है। सान्या की मौत का राज जानना चाहते हो तो मिलो शाम को इंडिया गेट पर। किशन ने विक्रम की ओर देखा। पापा, यह क्या है? क्या हम फिर से किसी मुसीबत में हैं? विक्रम का दिल धड़क रहा था। क्या यह सब एक साजिश है, या फिर अतीत का कोई और राज जो अब सामने आ रहा है? शाम को इंडिया गेट पर एक छाया सी आकृति इंतजार कर रही थी। जैसे ही विक्रम और किशन पहुंचे, वह आकृति सामने आई। एक महिला जिसका चेहरा नकाब से ढका था। मैं जानती हूं सब कुछ, उसने कहा। सान्या मेरी दोस्त थी, और शिखा ने उसके साथ क्या किया यह तुम नहीं जानते। लेकिन अगर तुम सच चाहते हो तो तैयार रहो, क्योंकि यह राज सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बल्कि नंदिनी की भी बदल देगा। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। क्या सान्या की मौत में शिखा का हाथ था? और नंदिनी इसमें कैसे जुड़ी है? महिला ने एक पुरानी फोटो निकाली, सान्या और शिखा की, साथ में हंसते हुए। यह सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। अगर तुम्हें पूरी कहानी चाहिए
तो कल फिर मिलो, लेकिन याद रखो, सच हमेशा दर्द देता है। चूंकि मूल कहानी में गहरे भावनात्मक तत्व और नैतिक सवाल थे, मैं इसे उसी तरह समाप्त करूंगा जिसमें सभी किरदारों की कहानियां एक संतुलित और अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ें। मैं नए मोड़, सान्या और शिखा की फोटो और रहस्यमयी महिला को कहानी में शामिल करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि अंत विचारोत्तेजक और प्रेरणादायक हो। इंडिया गेट की सर्द शाम में हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। विक्रम और किशन उस रहस्यमयी महिला के सामने खड़े थे, जिसका चेहरा अभी भी नकाब से ढका था। उसकी आवाज में एक गहरी तीक्ष्णता थी, जैसे वह सालों से दबाए हुए दर्द को बाहर निकाल रही हो। मैं जानती हूं सब कुछ, उसने दोहराया। सान्या मेरी दोस्त थी, और शिखा ने उसके साथ जो किया वह तुम्हारी समझ से परे है। विक्रम का गला सूख गया। उसने किशन की ओर देखा, जो उस फोटो को कसकर पकड़े हुए था। सान्या और शिखा साथ में हंसते हुए। किशन की आंखों में सवाल थे, लेकिन वह चुप रहा। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और यह सब क्या है? महिला ने धीरे से अपना नकाब हटाया। उसका चेहरा उम्र और दुख के निशानों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी। मेरा नाम राधिका है, उसने कहा। मैं सान्या की सबसे करीबी दोस्त थी, और मैं वह इंसान हूं जिसने उसकी आखिरी सांसें देखीं। नंदिनी, जो चुपके से पीछे आकर खड़ी हो गई थी, ने यह सुनकर एक कदम आगे बढ़ाया। सान्या, मेरी बहन, तुम्हें क्या पता है उसके बारे में? उसकी आवाज कांप रही थी। राधिका ने एक गहरी सांस ली। सान्या और मैं लखनऊ में साथ पढ़ते थे। वह एक जिंदा दिल लड़की थी, लेकिन जब वह घर से भागी तो उसका जीवन बदल गया। वह एक गलत रिश्ते में फंस गई थी, एक ऐसे आदमी के साथ जो उसका फायदा उठा रहा था। जब सान्या गर्भवती हुई, उसने मुझसे मदद मांगी, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाई। राधिका की आंखें भर आईं। उस रात जब वह सड़क पर खून से लथपथ पड़ी थी, कविता ने उसे देखा। कविता ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सान्या की हालत बहुत खराब थी। उसने किशन को जन्म दिया और मेरे सामने आखिरी सांस ली। किशन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने राधिका की ओर देखा। तो तुम वहां थी? तुमने मेरी मां को मरते हुए देखा? राधिका ने सिर हिलाया। हां, किशन और सान्या ने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था कि मैं उसके परिवार को ढूंढूं और उन्हें सच बताऊं, लेकिन मुझे सालों लग गए तुम तक पहुंचने में। उसने विक्रम की ओर देखा। और तुम शिखा के साथ उस समय लखनऊ में थे। तुम्हें सान्या के बारे में सब पता था। शिखा ने तुम्हें बताया था कि सान्या एक खतरा थी, उसके बिजनेस के लिए, तुम्हारी शादी के लिए। विक्रम का सिर झुक गया। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि सान्या की मौत कोई हादसा नहीं थी। शिखा ने मुझे बताया था कि वह एक दुर्घटना थी। मैंने उस पर यकीन कर लिया। राधिका ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, दुर्घटना? शिखा ने सान्या को धमकी दी थी। वह नहीं चाहती थी कि सान्या का बच्चा यानी किशन उसके बिजनेस में हिस्सा मांगे। शिखा ने अपने गुंडों से सान्या को डराने को कहा था, लेकिन बात हाथ से निकल गई। सान्या की मौत कोई हादसा नहीं थी विक्रम, ये एक साजिश थी। और तुमने आंखें मूंद लीं। नंदिनी का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। तो मेरी बहन की मौत के लिए शिखा जिम्मेदार थी, और तुमने कुछ नहीं किया? उसने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई प्यार नहीं, सिर्फ तिरस्कार था। विक्रम ने अपने घुटनों पर बैठकर सिर पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो नंदिनी, मुझे सच में नहीं पता था। मैं डर गया था। शिखा ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। मैंने सोचा था कि अगर मैं सवाल उठाऊंगा तो सब कुछ खो दूंगा। कविता, जो अब तक चुप थी, आगे आई। उसने राधिका का हाथ पकड़ा और कहा, राधिका, तुमने जो किया वह एक मां का फर्ज था, लेकिन अब इस सच को और कितने दर्द सहने होंगे। किशन ने पहले ही बहुत कुछ खोया है। राधिका ने कविता की ओर देखा और उसका हाथ कसकर पकड़ा। तुमने किशन को मां का प्यार दिया कविता, मैं तुम्हारी आभारी हूं, लेकिन यह सच सामने आना जरूरी था। सान्या की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी कहानी पूरी होगी। किशन, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, अचानक बोला, तो अब क्या मैं अब भी एक अनाथ हूं, या मेरे पास अब एक परिवार है? उसकी आवाज में दर्द था,
लेकिन एक उम्मीद भी थी। नंदिनी ने किशन की ओर देखा। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम कभी अनाथ नहीं थे किशन। तुम मेरी बहन का बेटा हो, तुम मेरे परिवार हो। उसने कविता की ओर देखा। और तुम मेरे लिए एक मां से कम नहीं हो। तुमने मेरी बहन के बेटे को बचाया। मैं तुम्हारी आरणी हूं। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो एक मां करती। किशन मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। राधिका ने एक गहरी सांस ली और एक पुरानी डायरी निकाली। यह सान्या की डायरी है, उसने कहा। इसमें उसने सब कुछ लिखा है, उसके दर्द, उसके सपने और उसकी आखिरी इच्छा। उसने लिखा था कि वह चाहती थी कि उसका बच्चा एक परिवार में बड़ा हो जहां उसे प्यार मिले। उसने डायरी नंदिनी को थमाई। यह तुम्हारा हक है, इसे पढ़ो और सान्या को याद रखो। नंदिनी ने डायरी को कसकर पकड़ा। उसने किशन को गले लगाया और कहा, मैं वादा करती हूं किशन, तुम्हें अब कभी अकेलापन नहीं महसूस होगा। विक्रम अभी भी घुटनों पर था। उसने किशन की ओर देखा और कहा, मैंने बहुत गलतियां की किशन, लेकिन मैं तुम्हारा बाप बनना चाहता हूं। नहीं, न सिर्फ खून का बाप, बल्कि वह बाप जो रुकता है। मुझे एक मौका दो। किशन ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी उदासी थी। आपको मौका मिलेगा विक्रम अंकल, लेकिन यह मौका आपको हर दिन कमाना होगा। प्यार खरीदा नहीं जाता, वह जीता जाता है। सेंट जोसेफ कैथेड्रल फिर से सजा था, लेकिन इस बार शादी के लिए नहीं। यह किशन के लिए एक विशेष समारोह था, उसके स्कूल की पढ़ाई पूरी होने का जश्न। किशन अब एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था, जहां नंदिनी ने उसे दाखिल करवाया था। वह सफेद शर्ट और नीली पैंट में खड़ा था, हाथ में एक सर्टिफिकेट लिए हुए। उसके एक तरफ कविता थी, जो गर्व से मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ नंदिनी, जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक गहरी शांति। और थोड़ी दूर विक्रम खड़ा था, चुपचाप, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। पिछले 1 साल में विक्रम ने हर दिन स्टेशन पर किशन के साथ वक्त बिताया। उसने न केवल किशन की मदद की, बल्कि कविता को भी एक छोटा सा घर दिलवाया। उसने अपने बिजनेस का एक हिस्सा किशन के नाम कर दिया, लेकिन किशन ने साफ कहा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए पापा, मुझे आपका वक्त चाहिए। और विक्रम ने वह वक्त दिया। राधिका ने सान्या की डायरी को पुलिस को सौंप दिया था। शिखा की मौत की जांच दोबारा खुली और यह साबित हो गया कि सान्या की मौत में शिखा का हाथ था। विक्रम को कोई सजा नहीं हुई, क्योंकि वह उस साजिश का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी साख को गहरा धक्का लगा। उसने अपनी कंपनी का आधा हिस्सा दान कर दिया और अब एक छोटी सी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। समारोह के बाद किशन ने नंदिनी, कविता और विक्रम को एक साथ बुलाया। उसने सान्या का लॉकेट निकाला और कहा, यह मेरी मां का है, लेकिन आज मैं इसे आप तीनों को देना चाहता हूं। आप सबने मुझे एक परिवार दिया, मैं अब अनाथ नहीं हूं। नंदिनी ने लॉकेट को छुआ और रोते हुए कहा, सान्या को शांति मिल गई किशन, और हमें तुम मिले। कविता ने किशन के सिर पर हाथ फेरा। तुम हमेशा मेरा बेटा रहोगे। विक्रम ने चुपचाप किशन को गले लगाया। मैं हर दिन कोशिश करूंगा बेटा, मैं वादा करता हूं। जैसे ही सेंट जोसेफ कैथेड्रल की घंटियां बजीं, चारों एक साथ बाहर निकले। दिल्ली की सड़कें अभी भी व्यस्त थीं, लेकिन उनके दिलों में एक नई शांति थी। सच ने उन्हें तोड़ा था, लेकिन उसने उन्हें जोड़ा भी था। सिखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, चाहे कितनी भी दर्दनाक हो, हमें आजाद करती है। गलतियां इंसानियत का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें सुधारने की हिम्मत ही असली ताकत है। कविता ने हमें दिखाया कि प्यार का कोई विकल्प नहीं होता। किशन ने सिखाया कि माफी देना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साहस है। नंदिनी ने हमें याद दिलाया कि परिवार खून से नहीं, प्यार से बनता है। और विक्रम ने हमें सिखाया कि दूसरा मौका तब मिलता है जब हम उसे सचमुच जीने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में सबसे कीमती चीज वह नहीं जो हम कमाते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने पास रखते हैं, अपने रिश्ते, अपनी इंसानियत। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे साझा करें। और याद रखें, हर दिन एक नया मौका है सही चुनाव करने का।